मगरिबी जानिब थोड़े फासले पर फायरिंग की तेज आवाज उभरी। शायद कोई बेचारा हमारी तलाश में सरगर्दां टोली के हत्थे चढ़ गया था। ये भी मुमकिन था कि कोई और ग्रोह आपस में टकरा गए हों। ये मौका भागने के लिए निहायत गनीमत था। इससे पहले मैंने पिस्तौल से 2 गोलियां फायर की थी। पिस्तौल इतनी ज्यादा आवाज पैदा नहीं करता कि आवाज ज्यादा दूर तक जाए। यकीनन इसी वजह से कोई सुनगुन लेने वहां नहीं पहुंचा था। मगर अब क्लैशनकोफें गरजी थीं और 5-6 ब्रस्ट इकट्ठे फायर हुए थे। नामुमकिन था कि हमारी तलाश में सरगर्दां टोलियां इस जानिब का रुख न करती। लौरा ने अपनी जुल्फों को लपेटकर टोपी के अंदर कैद कर दिया। यूं वो दूर से मर्द ही नजर आ रही थी। हमने जाने की समत में तब्दीली नहीं की। चौड़ी गली में निकलते ही बाएं जानिब से हैवी बाइक की मखसूस आवाज उभरी। वो जोश से चिल्लाई, राजा इसे रोको। और मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर सर से टोपी उतार कर सुनहरी बाल लहराते हुए गली के दरमियान में हो गई। मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार थे। उनका अंदाज जाहिर कर रहा था कि ऊंचे तबके से ताल्लुक रखते थे। वैसे भी इतनी कीमती मोटरसाइकिल खरीदना आम लोगों के बस से बाहर होता है। ऐसे बिगड़े रईसजादे कभी पुलिस के इशारे पर न रुकते, मगर रोकने वाली की सूरत ऐसी नहीं थी कि जवान लड़के ब्रेक न लगाते। मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट उतारता हुआ आशिकाना लहजे में बोला, हाय, ऐसी कड़क पुलिस वाली पहली बार नजर आई है। लौरा की समझ में उसकी बात नहीं आई थी। वो उन्हें रोकने का सबब बताने लगी। जानते नहीं, इस मोटरसाइकिल पर डबल सवारी मना है। मोटरसाइकिल चलाने वाला ओबाशाना अंदाज में बोला, बेबी तुम हमारे दरमियान बैठ जाओ, 3 अफराद पर तो पाबंदी नहीं है ना, और बेफिक्र रहो, तुम्हें ऐसी ऐश करवाएंगे कि कभी नहीं की होगी। उसने अंग्रेजी ही का सहारा लिया था। यूं भी अंग्रेजी इस तबके के लोगों की पसंदीदा जबान है। लौरा करीब हुई। अच्छा मशवरा है। उसका दायां मुक्का बिजली की सी तेजी से मोटरसाइकिल चलाने वाले की कनपटी से टकराया। उसने झूलते हुए हैंडल पर सर टेक दिया। साथी को अंटा गफील होते देखकर दूसरे ने घबराए हुए अंदाज में धमकी दी, तुम जानते नहीं हम कौन हैं। बदहवासी में उसे अंग्रेजी बोलना भूल गया था। लौरा का दूसरा मुक्का उसकी गर्दन पर लगा। अपने साथी को तो उसने सहारा दिया था, लेकिन उसे रोक मयस्सर न हुई। वो गली के पुख्ता फर्श पर जा गिरा। गोद में रखा हेलमेट भी नीचे गिरकर लुढ़कता हुआ गली के वस्त में पहुंच गया। दूसरे को भी नीचे धकेल कर लौरा ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरी ऐसी मोटरसाइकिल की सवारी का पहला मौका था, लेकिन लौरा का जोश देखकर जाहिर हो रहा था कि वो न सिर्फ अच्छी तरह मोटरसाइकिल चला सकती है, बल्कि वो उसकी पसंदीदा सवारी भी है। उसने हेलमेट पहनकर शीशा उठाया। हैंडल पकड़ते ही उसने खाली रेस दी। बोली, बैठो। इंजन की मखसूस आवाज ने उसके होंठों पर खूबसूरत तबस्सुम बखेर दिया। उसकी सीट आम मोटरसाइकिलों से मुख्तलिफ होती है। यूं के अकब में बैठने वाले को आगे वाले से लिपटना पड़ता है, मगर हालात ऐसे नहीं थे कि मैं इन बारीकियों में पड़ता। मुझे खुद कभी ऐसी मोटरसाइकिल चलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ था, इसलिए मैं ड्राइविंग का तकाजा भी नहीं कर सकता था। हेलमेट पहनकर मजबूरन उसके पीछे बैठना पड़ा। एकदम दिमाग माजी के सफर पर रवाना हुआ जब मुझे जाने हयात पलवशा के साथ बैठना नसीब हुआ था। अलबत्ता लौरा और उसकी बेबाकी में एक वाज़े फर्क मौजूद था। उसकी बेबाकी और बेतकल्लुफी सिर्फ अपने राजू के लिए थी, जबकि लौरा के लिए मेरा वजूद किसी अहमियत का हामिल था तो बस अपने मकसद के हुसूल के लिए। हमने फायरिंग पिन्ने तोड़कर क्लैशनकोफें वहीं फेंक दी। मेरे नशिस्त संभालते ही उसने गियर लगाते हुए रेस दी। मोटरसाइकिल झटका खाकर आगे बढ़ी। इस मोटरसाइकिल की दरमियानी रफ्तार भी ऐसी थी, लगा कमान से तीर छूटा हो। मुझे मजबूरन उससे चिमटना पड़ा था। मोड़ मुड़ते ही पुलिस की एक जीप और 2 सफेद कारें नजर आईं जो उसी जानिब बढ़ रही थीं। उनके कुछ समझने तक लौरा दाएं जानिब से मोटरसाइकिल निकाल कर आगे बढ़ गई। मैंने मुड़कर देखा, पुलिस जीप रुक गई थी। यकीनन उन्हें हम पर शक हो गया था, क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसी मोटरसाइकिलें नहीं होती। पुलिस वालों की जीप के साथ न रुकना हमें मजीद मशकूक बना रहा था। हेलमेट के नीचे से लौरा के सुनहरी बाल भी झलक रहे थे। शायद किसी की बारीक भी निगाहों ने उन्हें भी जांच लिया हो। जीप के मुड़ने तक लौरा दूसरी गली में घूम चुकी थी। गो जीप और कार वाले हम तक नहीं पहुंच सकते थे, मगर यकीनन इन गलियों में बड़ी तादाद में दुश्मन जमा हो चुके थे। उनसे बचना काफी दुश्वार गुजार था। दूसरी गली ही में मुझे अपनी सोच की तस्वीर नजर आई। सफेद रंग की कार को तिरछा खड़ा करके हमारा रास्ता रोक दिया गया था। लौरा ने एकदम ब्रेक दबाई। मोटरसाइकिल के पहिए जमीन में गड़ गए थे। दायां पांव नीचे टेकते हुए उसने रेस देकर एकदम क्लच छोड़ा। मोटरसाइकिल पीछे घूम गई। बिलाशुबा वो माहिर सवार थी। हमें रोकने वाले बेफिक्र खड़े थे। हमें मुड़ता देखकर उन्होंने हथियार सीधे किए, मगर तब तक लौरा मुड़ चुकी थी। 50-60 कदम जाते ही उसने एक तंग गली में मोटरसाइकिल घुसा दी। वो गली ज्यादा लंबी नहीं थी। अगली गली में निकलते ही 2 मुसल्ला अफराद नजर आए। हमें देखते ही उन्होंने हथियार सौंतने की कोशिश की, मगर उनके संभलने तक हम सर पर पहुंच गए थे। जान बचाने के लिए वो दाएं बाएं हुए।
उन्हें यूं ही छोड़ना मुनासिब नहीं था। अकब से फायर करके वो हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। लौरा भी बच्ची नहीं थी कि ये अंदाजा न कर पाती। उनके करीब पहुंचते ही लौरा ने ब्रेक दबाई। तब तक मैं जेब से पिस्तौल बरामद कर चुका था। दाएं वाले की छाती में लात रसीद करके मैं बाएं वाले की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसके दाएं हाथ को निशाना बनाकर ट्रिगर दबा दिया। चीख मारते हुए उसने दायां हाथ बगल में दबा लिया। मैंने दूसरे का रुख किया। उसके कानों में भी गोली के धमाके और अपने साथी की चीख पहुंच चुकी थी। उसने घबराकर हाथ उठाते हुए मेरा काम आसान कर दिया। उसके भी दाएं हाथ में सुराख करते हुए मैंने लौरा को चलने को कहा। उनके दाएं हाथ को निशाना बनाने की वजह भी यही थी कि हमें अकब से निशाना न बना सकें। लौरा ने एक झटके से मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। गली दाएं जानिब मुड़ी। आगे सफेद कार नजर आई। एकदम हम आमने सामने हो गए। लौरा रुके बगैर कार के बाएं जानिब से लहरा कर आगे बढ़ गई। कार रोककर वो नीचे उतरे, मगर उनके फायर करने से पहले हम दूर हो चुके थे। दोपहर हो गई थी और गलियों में लोगों का रश बढ़ गया था। आम लोगों को बचाने के लिए वो अंधाधुंध फायर नहीं कर सकते थे और ये बात हमारे हक में जाती थी। अफराद रिक्शों और रेडियो से मोटरसाइकिल को बचाते हुए लौरा कमाल महारत से आगे बढ़ रही थी। उसे सड़क की तलाश थी और इस बार हमें नाकामी नहीं हुई। गली का इख्तिताम सड़क पर हुआ था। सड़क पर आते ही लौरा ने रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी। हमारे अक़ब में 2-3 कारें भी नमूदार हुई, मगर सड़क पर वो हैवी मोटरसाइकिल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। लौरा मोटरसाइकिल को लहराते हुए गाड़ियों के दरमियानी खला से यूं गुजार रही थी जैसे मछली पानी में तैरती है, और मुझे हर लम्हे यही लग रहा था कि मोटरसाइकिल किसी गाड़ी में ठोक देगी। आम मोटरसाइकिल के पीछे सवार को डर लगा रहता है, वो तो हैवी बाइक थी, मगर मेरे आसाब मजबूत थे, तभी बर्दाश्त किए बैठा रहा। बिलाशुबा मैं इस महारत से कभी मोटरसाइकिल ना चला पाता, बल्कि इस मोटरसाइकिल को तो शायद चला ही ना पाता। वो चंद किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर नहीं चली थी, क्योंकि सड़क पर हमें घेरना ज्यादा आसान हो जाता। रफ्तार कम करते हुए उसने एक गली में मोटरसाइकिल मोड़ दी। हर तरफ चहल पहल शुरू हो गई थी। लौरा ने रफ्तार धीमी कर ली थी, मगर अब लिबास मसला पैदा कर रहा था। पुलिस की वर्दी लोगों को ज्यादा मुतवज्जे करती है। मैंने कहा हमें कपड़े तब्दील करना होंगे। उसने रेडीमेड कपड़ों की दुकान के सामने ब्रेक दबाते हुए कहा चलो। मोटरसाइकिल खड़ी करके हम अंदर घुस गए। आज मीडिया बहुत तेज हो गया है और मुझे डर था कि शायद हमारे बारे में खबर चल रही हो। दुकान में टीवी को न पाकर मुझे इत्मीनान हुआ। हमने देर किए बगैर अपने लिए एक एक लिबास का इंतखाब किया और ट्रायल रूम में घुस गए। दोनों ने जीन्स की पतलून और निस्फ बाजू की बनियान मुंतखब की। वर्दियां हमने ट्रायल रूम में ही छोड़ दी थी। मेरे पास गौतम लोगों की जेब से निकाली हुई नकदी मौजूद थी, इसलिए मैंने दुकानदार का नुकसान न होने दिया। दुकान से निकलते ही लौरा मुस्तफसिर हुई, अब कहाँ जाएंगे? मैं साफ गोई से बोला, मेरी जिस्मानी हालत इलाज और आराम की मुतकाजी है। वो शोखी से हंसी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ कि कुछ कर सकूं। मैं तुर्की बतुर्की बोला, जो तुम्हारे बस में है इसी का इकरार कर लो, काफी है। मुंह बनाते हुए बोली, बकवास करना कोई राजा से सीखे। और उसने चाबी मेरी तरफ बढ़ाई, ड्राइव करो। मैंने नफी में सर हिला दिया। ये मोटरसाइकिल मैंने कभी नहीं चलाई। मुझे तीखी नजरों से घूरते हुए वो शक्की लहजे में बोली, झूठ मत बोलो। मैंने पूछा, कैसे यकीन आएगा? वो तिलमिलाते हुए मोटरसाइकिल पर बैठ गई। रहने दो। मैंने भी अपनी जगह संभाल ली। इग्निशन में चाबी घुमाकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। लम्हा भर की खामोशी के बाद उसने पूछा, बताया नहीं किधर जाना है? मैंने कहा, मुंबई हमारे लिए एक जैसा अनजान है। बोली, कोई मशवरा तो दे सकते हो? मैंने कहा, होटल वगैरह में रहना तो खतरे से खाली ना होगा, कोई मकान ही ढूंढना पड़ेगा। उसने मसला जाहिर किया, पैसों का मसला भी तो बनेगा। मैंने हल पेश किया, मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश की जा सकती है। वो खफगी से बोली, मोटरसाइकिल चोरी की है। मैं हंसा, हाँ, और यहाँ चोरी कमाल खरीदने वालों की कमी नहीं है। वो मुत्तफिक हुई, तो रहनुमाई करो, यूं भी मोटरसाइकिल को मजीद साथ रखना मुनासिब ना होगा। मैंने उसे एक रिक्शे वाले के करीब रुकने को कहा, जो रिक्शा गली की एक जानिब रोके सवारी का मुंतजिर था, बल्कि एक कतार में चंद रिक्शे खड़े थे। हमारे रुकने पर वो मुतवज्जे हुआ। मैंने हेलमेट का शीशा उठाकर कहा, महाराज, किसी अच्छे मोटरसाइकिल वर्कशॉप तक रहनुमाई कर दें। वो लौरा पर गहरी निगाह डालकर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। विजयनगर जाना पड़ेगा। उसके अंदाज से लगा विजयनगर थोड़ी दूर है। मैंने पूछा, नजदीक में कोई वर्कशॉप नहीं है? वो मुंह बनाते हुए बोला, तुमने अच्छी वर्कशॉप का पूछा है, वरना 100 कदम आगे भोले उस्ताद की वर्कशॉप है। अलबत्ता उसकी ईमानदारी की जमानत नहीं दे सकता। मैंने हैरानी जाहिर की, क्या मतलब? उसने मुनकशिफ किया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और नई मोटरसाइकिल से असल पुर्जा निकाल कर दूसरा जोड़ देगा। हमें भी ऐसे ही उस्ताद की तलाश थी। उसका शुक्रिया अदा करते हुए मैंने लौरा को चलने को कहा। उसने सर से हेलमेट उतारने की गलती नहीं की थी।
क्योंकि अपनी रंगत और शबाहत की वजह से वो आसानी से पहचान ली जाती। अलबत्ता हेलमेट उसके सिन्फ नाजुक होने को नहीं छुपा सकता था। निस्फ बाजुओं की चुस्त बनियान फराख दिली से दावत नजारा दे रही थी। तभी रिक्शे वाला मुखातिब मुझे और मुतवज्जे उसकी जानिब रहा। अलबत्ता इंडिया में औरतों का मोटरसाइकिल चलाना इतना अनोखा या हैरान कुन नहीं कि खुसूसी तवज्जो का हामिल बन सके। आजकल तो पाकिस्तान में भी खवातीन मोटरसाइकिल की सवारी करती नजर आ जाती हैं। अगर सतरपोशी और पर्दे का एहतमाम किया जाए तो इस पर एतराज करने की कोई वजह नजर नहीं आती, क्योंकि माजी बैद में मुसलमान खवातीन बड़े शौक से घुड़सवारी किया करती थी। मोटरसाइकिल और घुड़सवारी में खासी मुशाबहत है। अलबत्ता खुला लिबास और बेपर्दगी की छूट शरीयत नहीं देती, और निकाब में मोटरसाइकिल चलाना चंदा दुश्वार नहीं है, क्योंकि निकाब ड्राइविंग पर जरा भी असरअंदाज नहीं होता, बल्कि हेलमेट बजाते खुद बेहतरीन नकाब है। वर्कशॉप एक बगली गली में थी जो भोले उस्ताद की दुकान पर जाकर खत्म हो जाती थी। वहां से आगे जाने का रास्ता नहीं था। एक पुरानी मोटरसाइकिल से छेड़छाड़ करने वाले लड़के से रहनुमाई लेकर हम भोले उस्ताद की जाने बढ़ गए। तेल से चुपड़ी शलवार कमीज में मलबूस वो अधेड़ उम्र का सेहतमंद शख्स था। आंखों में सफाकी और मक्कारी की चमक उसके करतूतों का मजहर थी। उसने भी लौरा पर नजरें जमाते हुए पूछा, कैसे आना हुआ बाऊ? मैं सीधा मुद्दे पर आया, मोटरसाइकिल बेचनी है। वो रुखाई से बोला, ये वर्कशॉप है, बार्गेन नहीं है। मैं बगैर लगी लिपटी के बोला, मोटरसाइकिल चोरी की है, किसी ने आपका पता बता दिया तो यहाँ आ गए, नहीं खरीदोगे तो चले जाएंगे। वो मुतहय्यर हुआ, होश में हो? मैं एतमाद से बोला, भोले उस्ताद इतने भोले न बनो, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। वो नजरें चुराते हुए मशकूक लहजे में बोला, तुम्हें शायद किसी ने गलत पता बता दिया है। मैंने उसे तसल्ली दी, डरो मत, हमारा ताल्लुक खुफिया पुलिस वगैरह से नहीं है, बल्कि हम खुद पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। उसने छाती फुलाई। भोले उस्ताद को डराने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ। उसी वक्त लौरा ने अपना हेलमेट उतारते हुए लोचदार आवाज में कहा, बावला उस्ताद, एनी प्रॉब्लम? यकीनन हमारी तकरार की उसे समझ नहीं आई थी, अलबत्ता इतना अंदाजा उसे जरूर हो गया था कि भोला अड़ी कर रहा है। लौरा ब्राउन की सूरत और बतेसी लहजे में भोला उस्ताद कहना उसे लट्टू कर गया था। वो बोला, हुक्म करे मैडम। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुई, क्या कह रहा है ये? मैंने कहा, तुम्हारी तर्जुमानी करने का मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे सौदा करने दो। उसे खामोश होने का कहते हुए मैं भोले की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैडम कह रही हैं, मुझे किस डरपोक के पास ले आए हो? वो कड़े लहजे में बोला, जवान, भोले को धोखा देने वाला दूसरा सांस लेने का हकदार नहीं होता। मैंने कहा, भोले उस्ताद अक्ल को हाथ मारो, मैं साफ गोई से बता चुका हूँ कि मोटरसाइकिल चोरी की है, इसके अलावा कौन सी धोखाधही ढूंढ रहे हो? उसने अंदेशा वाजे किया, अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी एजेंसी या खुफिया पुलिस से हो तो भोला तुम्हें नर्क में भेजकर ही गिरफ्तारी देगा। मैंने उसकी हिम्मत बंधाई, बेफिक्र रहो, ऐसी कोई बात नहीं। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रेस घुमाई, इंजन वगैरह का जायजा लिया, चंद और पुर्जों को छेड़कर बोली लगाई, 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकता। मुझे मोटरसाइकिल की कीमत का सरसरी अंदाजा था, तभी बरहमी जाहिर की। 16-17 लाख की मोटरसाइकिल को 50,000 में बेचने की बजाय आग लगाना ज्यादा बेहतर है। वो बोला, बाऊ ये चोरी की है। मैंने कहा, तो चोरी का माल निस्फ या तिहाई में खरीदो उस्ताद, इसके 50,000 तो तोल कर खरीदने वाला कबाड़ी भी दे देगा। उसने बज़ाहिर आखिरी दाम बताते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। लौरा मुस्तफसिर हुई, कितने दे रहा है? मैंने कहा, 1 लाख। वो बोली, उस्ताद बोला, डबल डन। लौरा ने भोले की तरफ हाथ बढ़ाते हुए 2 लाख में सौदा मुकम्मल कर लिया, यानी भोले की बताई हुई कीमत के दुगने में सौदा तय हुआ। भोले को कोई एतराज था भी सही, तो लौरा से हाथ मिलाने की सादत ने बाकी न रहने दिया। लौरा का नाजुक हाथ भद्दे हाथ में थामते हुए उसने दांत निकोसे। ठीक है मैडम। लौरा की सवालिया नजरें मेरी तरफ उठी। मैं शोखी से बोला, गुलाम कौम का बाशिंदा हुक्मरान कौम से तकरार तो नहीं कर सकता। भोले ने शागिर्द को आवाज दी, छोटे भाग कर ठंडी बोतल पकड़ ला। फिर हमारी तरफ मुतवज्जे हुआ, आए जी बैठे। मैंने कहा, उस्ताद बैठने का वक्त नहीं है, हमारी रकम लाएं और अपनी चीज संभालें। सर हिलाते हुए उसने लौरा को मीठी नजरों से घूरा और वर्कशॉप के अंदर घुस गया। उसकी वापसी 2000 वाले नोटों की गड्डी के साथ हुई। पैसे लेकर मैंने गिने बगैर जेब में डाले और हम भोले उस्ताद से अलविदाई मुसाफा करके चल पड़े। लौरा ने खिजालत जाहिर की, शायद हमें इन बेचारों की मोटरसाइकिल नहीं बेचनी चाहिए थी। मैंने ढारस बंधाई, उन बेचारों ने तुम्हारे बारे में जो तबसरा किया था वो भूल गया है। ऐसे उबाशों को सबक सिखाना जरूरी होता है। बाकी हमें पैसों की जरूरत थी। मोटरसाइकिल को लावारिस छोड़ देते तो किसी उचक्के के हाथ लग जाती, और वो लड़के खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। ये उनके लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा।
उसने मौजू तब्दील किया। बोली, अब शब बसरी का सोचो। शाम का मलगजा अंधेरा फैलने लगा था। मैंने कहा, पहले पेट भरते हैं। भाग दौड़ और उछल कूद में सब खाया पिया हजम हो चुका है। ये कहते हुए मैंने एक खाली रिक्शे को इशारा किया। अंदर घुसते ही मैंने किसी दरमियाने दर्जे के म्यारी होटल पर जाने का कहा। आधे घंटे के बाद उसने एक दरमियाने दर्जे के होटल के सामने उतार दिया। हम निस्बतन तारीख गोशे की तरफ बढ़ गए। मेरी नजरें टीवी स्क्रीन पर मरकूज थीं। अंदाजा था कि हमारा जिक्र खबरों में जरूर होगा। बैरा करीब आया। लौरा से उनकी पसंद पूछकर मैंने मछली के बने 2 पकवान बताए और टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेरा निस्फ अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। मेरा तारुफ बतौर दहशतगर्द करवाया गया था। तस्वीर भी दिखाई जा रही थी। अलबत्ता लौरा ब्राउन का जिक्र था, ना मेरा पाकिस्तानी होना जाहिर किया गया था। मैंने कहा, खबरों में तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है। वो भिन्नाते हुए बोली, मेरा जिक्र करने पर बरतानवी हुकूमत मुतवज्जे हो जाएगी और उन्हें जवाबदही मुश्किल होगी। मैंने मशवरा दिया, तुम्हें बरतानवी सिफारत खाने जाना चाहिए। बोली, मेरे खिलाफ उनके पास मजबूत सबूत मौजूद हैं। ऐसी सूरत में सिफारत खाना ज्यादा से ज्यादा मुझे बरतानिया वापस भिजवा सकता है। मैं मुंह बनाते हुए बोला, किसी एक नुक्ता नजर पर तो कायम रहो। वो मुतबस्सम हुई, तुम्हारी समझ ही में कुछ नहीं आ रहा। मैं मोतरिज हुआ, मुतजाद बातें करोगी तो कैसे समझूंगा। वो वजाहत करते हुए बोली, मिस्टर SS, अगर मीडिया मेरा जिक्र उछालेगा तो बरतानवी हुकूमत अपने शहरी के लिए मैदान में उतर आएगी, क्योंकि तब मसला अपनी नाक कटने से बचाने का होगा। दूसरी सूरत में हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से ज्यादा मेरी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि बज़ाहिर मैं मुजरिम हूँ और सच कहूँ तो मैं अपनी जान बचाने से ज्यादा शुक्ला की हलाकत की तमन्नाई हूँ। मैंने कहा, गोया तुम हुकूमत को बीच में नहीं लाना चाहती। उसने इस बात में सर हिलाया। बोली, इसमें और वजूहात भी शामिल हैं। मैंने जानने में दिलचस्पी ली। मसलन? बोली, बाद में बताऊंगी। और वो खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई जो बैरा हमारे सामने चुन रहा था। मैंने कहा, तुम डेविड को कॉल क्यों नहीं कर लेती? वो बोली, उसका मोबाइल फोन नंबर मुझे याद नहीं, फारिग होकर बात करती हूँ। मैं तली हुई मछली के पार्चों की तरफ मुतवज्जे हो गया। खाने के दौरान मैं टीवी स्क्रीन को भी देखता रहा। मुझसे काफी खौफनाक बातें मंसूब करके मुश्तहर किया जा रहा था। इंडियन मीडिया यूं भी राई को पहाड़ दिखाने का माहिर है। मेरी ताज़ा तस्वीर ही दिखाई जा रही थी, मगर मेरा हुलिया बिल्कुल आम सा है। कदो कामत, रंग, शक्ल सूरत में कोई नुमाया निशानी नहीं कि जल्द पहचाना जा सकूं। दूसरा, लौरा ब्राउन का साथ भी काफी फायदेमंद रहा कि अक्सरियत की नजरें करख्त सूरत मर्द की बजाय खुशनुमा और मुलायमत भरे चेहरे की दिलदादा होती हैं, और उसकी मौजूदगी में मुझ गरीब पर सरसरी और उचटती हुई नजर ही पड़ती थी। खाने के बाद हमने चाय पी और बाहर निकल आए। फिलहाल तो खतरे की हुदूद से बाहर थे, अलबत्ता आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता था। अब किसी ठिकाने की जरूरत थी। एक रिक्शे में बैठकर मैंने ये मसला उसके सामने रख दिया। दोस्त, तुम्हारी नजर में कोई ऐसा घर है जहाँ शब बसरी का ठिकाना मिल जाए? वो खुश दिली से बोला, ऐसे कई मकान हैं बाऊ, अच्छे भी, दरमियाने और सस्ते भी। मैंने कहा, तो बस बारी बारी दिखाना शुरू कर दो। उसने इस बात में सर हिलाते हुए रिक्शा आगे बढ़ा दिया। अगले घंटे डेढ़ में हमने चंद मकानों और खोलियों का जायजा लिया और बज़ाहिर तमाम को मुस्तरद करके किसी अच्छे होटल चलने को कहा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें और रिक्शे वाला चाहे सवारी। नाक भूं चढ़ाए बगैर वो हमें एक अच्छे से होटल में ले आया। उसे मुंह मांगा किराया अदा करके रुखसत किया और होटल के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दाखिली दरवाजे तक पहुंचने तक रिक्शा दूर जा चुका था। मैं लौरा का बाजू थाम कर वापस मुड़ गया। वो हैरान हुई, क्या हुआ? मैंने कहा, एहतियाती तदाबीर पर अमल करना जरूरी होता है। ये कहते हुए मैंने एक खाली टैक्सी को रुकने का इशारा किया और नशिस्त संभालते हुए हिदायत दी, किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। अपनी नागुफ्ताबे हालत किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। लौरा की समझ में मेडिकल स्पेशलिस्ट का लफ्ज पड़ गया था। तभी मुतबस्सम होकर बोली, बड़ी देर बाद इलाज का ख्याल आया है। मैं फलसफियाना अंदाज में बोला, देर आयत दुरुस्त आयत। क्लिनिक पर काफी मरीज मौजूद थे। अगर नंबर का इंतजार करते तो 2-3 घंटे जाया हो जाते। रिसेप्शनिस्ट को डॉक्टर का वाकिफकार होने का झांसा देकर हम अंदर घुस गए। इस ज़िमन में झूठ से ज्यादा लौरा ब्राउन का गैर मुल्की होना काम आया था। डॉक्टर चंद मिनट पहले ही आया था और अब तक उसने मरीजों को देखना शुरू नहीं किया था। अंदर दाखिल होते ही मैंने दरवाजा कुंडी कर दिया। डॉक्टर ने हैरत और बरहमी से हमें घूरा। तुम बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? मैंने पिस्तौल बरामद करते हुए मेज पर रखा। डॉक्टर साहब, सवाल जवाब का वक्त नहीं है। बेहतर होगा अपनी तवानाई दुरुस्ती में जाया न करो। वो हकलाया, तुम क्या चाहते हो? पिस्तौल की शक्ल ने उसे खौफजदा कर दिया था। मैं इत्मीनान से बोला, सिर्फ अपना भला।
तुम्हारा जरा सा भी नुकसान नहीं होगा। और मैंने कमीज उतार दी। मेरे जख्मों को देखकर डॉक्टर शिश्तर रह गया था। पूछा, तशद्दुद का शिकार हुए हो? उसके खौफ पर मसीहाई गालिब आए और मेरे जख्मों का जायजा लेने लगा। मैंने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, चंद दरिंदों से वास्ता पड़ गया था। नर्कवासी 3-4 दिन मुसलसल जदोकोब करते रहे। उसने अच्छी तरह मुआयना करके लंबा सा नुस्खा लिख कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। लगाने के मरहम और खाने की दवाइयाँ लिख दी। मेडिकल स्टोर वाला खाने का तरीक़ाकार समझा देगा। बाकी 2-3 दिन चारपाई संभालो, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। उसके इंशाल्लाह से पता चला कि अपना मुसलमान भाई है। मैंने कहा, शुक्रिया डॉक्टर साहब। नुस्खा पकड़कर मैंने कमीज डाली और 2000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अपने रवैये पर माजरत खां हूँ, ये आपकी फीस है। उसके लबों पर पेशावराना तबस्सुम उभरा। बोला, कोई बात नहीं, और फीस इस्तकबालिया पर जमा करवा दें। एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करके हम बाहर निकल आए। इस्तकबालिया पर फीस के 500 जमा करवा के हमने मेडिकल स्टोर से दवाएं ली और क्लिनिक से निकल आए। दरवाजे के करीब ही चंद टैक्सियां खड़ी थीं। हम एक में बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है बाऊ? रिक्शा ड्राइवर के साथ जिन मकानात का जायजा लिया था उनमें एक इमारत मुझे अच्छी लगी थी। मैंने उसके करीब वाक़े एक मशहूर मकाम का नाम बता दिया। 20 मिनट के बाद टैक्सी ड्राइवर ने हमें मतलूबा जगह पर उतार दिया। ड्राइवर को फारिग करके हम आगे बढ़ गए। बाजार खुला था। एक दुकान से चंद जरूरत की चीजें और 2-3 फालतू लिबास खरीद लिए। लौरा के लिए मैंने मशरकी लिबास भी खरीदा था ताकि कहीं जाते हुए उसकी शनाख्त छुपा सकूं। बाजार से निकलकर हम मतलूबा मकान की तरफ बढ़ गए। रिक्शा ड्राइवर के साथ मैंने इसीलिए मुख्तलिफ मकानों का जायजा लिया था ताकि अपनी पसंद की जगह तलाश कर सकूं, और बतौर एहतियात रिक्शा ड्राइवर के सामने उन मकानों को मुस्तरद भी कर दिया था ताकि पुलिस या किसी एजेंसी के बंदे की हम तक रहनुमाई न कर सके।